सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के क्वेश्चंस को पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, और आज यहाँ पर पार्ट 2 के सारे प्रश्नों को हम देखेंगे और जितने भी अतलग उत्तरी प्रश्न है सारे आज यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पिछली क्लास की। 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं? तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही 1 कैलोरी कहते हैं। कितना आसान सा इसकी परिभाषा है कि 1 ग्राम जल का ताप यानी कि 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगती है वही 1 कैलोरी के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 84 है, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या है? तो केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि, यानी कि ऊष्मा की मात्रा इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 87 है, गलनांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, क्वथनांक क्या है? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, जैसे कि पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, दूध है आप देखिए उबलने लगता है, यानी कि उबलने का जो तापमान होता है, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है वही उसका क्वथनांक कहलाता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, ऊष्मा के कुचालक कौन है? तो लकड़ी है, कांच है, कागज है, ऊन है, वायु है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, ऊष्मा के सुचालक तो लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये सब ऊष्मा के सुचालक है। इसीलिए आप देखिए लोहे के भी तार होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, दीप्त वस्तुएं क्या हैं? तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो मेज, कुर्सी, बॉक्स, बर्तन आदि वस्तुओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है और इन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रायः प्रकाश गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं जिसे प्रकाश विकिरण कहते हैं या प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो खिड़की से जब सूरज निकलता है तो खिड़की से प्रकाश आता है, वो एक कह सकते हैं कि एक तरीके से थोड़े कम एरिया से आ रहा है। वैसे ही एक छेद से अगर प्रकाश आ रहा है तो वो प्रकाश की किरण ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। t इक्वल टू 1/n के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को ही हम आवर्तकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो तरंगे 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध बताइए। तो यदि किसी तरंग की आवृत्ति n, चाल v तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य यानी कि v इक्वल टू n लैम्डा के बराबर होगा। और ये आप सभी लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स से, या आपने इंटरमीडिएट में भी इसको पढ़ा होगा अगर आपका फिजिक्स रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, फोकस दूरी क्या है? तो फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, ध्वनि की प्रबलता या मृदुता किससे ज्ञात करते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता हम डेसिबल से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर डेसिबल होगा दोस्तों। ठीक है,
यहाँ पर डेसिबल होना चाहिए था आंसर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है। 102 पे आते हैं तो 102 है, यहाँ पर देखिए ध्वनि का वेग होता है तो v इक्वल टू एन लैम्डा, अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 103 है, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार करना या कल्पना करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, ग्रेविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूटन ने की थी, आप सभी को पता है, इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 105 है, पाई का मान किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। पाई की दोस्तों, पाई की जो खोज है वो अगर आप देखोगे गूगल पर तो आपको मिलेगा कि आर्किमिडीज ने किया था। लेकिन पाई के मान, यहाँ पर देखिए पाई का मान पूछा है, पाई की खोज नहीं पूछा है। पाई की खोज अगर पूछता तो यहाँ पर आर्किमिडीज आंसर होता, लेकिन पाई का मान 3.14159 ये जो बताया था, ये जो मान बताया था, ये आर्यभट्ट जी ने बताया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आर्यभट्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो जगदीश चंद्र बसु जी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, दो भारतीय तथा दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो भारतीय वैज्ञानिकों में सर सीवी रमन, एस रामानुजम, इसके अलावा आप जगदीश चंद्र बसु का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों में। विदेशी में एडवर्ड जेनर, मैडम क्यूरी, इसके अलावा न्यूटन, इन सभी का नाम आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? दोस्तों MRI स्कैनर होता है। MRI यहाँ पर नहीं लिखा है, छूट गया है। MRI स्कैनर के माध्यम से हम मस्तिष्क की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए। तो सूक्ष्म जीव 5 समूहों में रखा गया है इनको, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु तथा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 111 है, सूक्ष्म जीवों के को नापने की इकाई क्या है? तो माइक्रोन है। एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, कोई 3 संक्रमणीय रोग लिखिए। तो सर्दी, जुकाम, हैजा, चेचक। क्वेश्चन नंबर 113 है, दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 है, किसी 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताइए। तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 115 है, कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो कार्बो। क्वेश्चन नंबर 116 है, धावन सोडा या खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र बताइए। तो धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3.10H2O ये सोडियम कार्बोनेट का है और सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 है, या खाने का सोडा। और ये एग्जाम में आप देखिए 2023 के पेपर में ये प्रश्न पूछा भी हुआ है, दोनों का फॉर्मूला पूछा है। तो खाने का सोडा और धावन सोडा दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 है, दहन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? जलने की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो जलने की प्रक्रिया है वो बहुत देर तक नहीं हो पाएगी। इसका आप परीक्षण भी कर सकते हो। जैसे आपने एक दीपक जला लिया, ठीक है, एक दीपक या एक कैंडल आपने जला लिया, एक कैंडल आपने जलाया, उसके बाद आप क्या करो, इसको एक कांच के गिलास से ढक दो, क्योंकि कांच का गिलास आर पार आप देख सकते हो। तो कैंडल जला करके आपने कांच से इसको ढक दिया। अब कांच के गिलास से आप ढक दोगे तो जब तक इस एरिया में ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये जलेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद ये अपने आप बुझ जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो दहन की प्रक्रिया है, जलने की प्रक्रिया है, वो चल नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 118 है, कार्बन और कार्बन युक्त प्रतीकों के दहन से कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 119 है, ज्वलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, रक्त दाब मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दाबांतर मापी का प्रयोग करते हैं, या इसको हम स्फेग्नोमैनोमीटर भी कहते हैं। रक्त दाब मापने के यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 121 है, रक्त दाब किसे कहते हैं? तो हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, अतः यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है, इसे ही रक्तदाब कहते हैं। नंबर 122 पे आते हैं, जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान में।
क्वेश्चन नंबर 123 है, ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा की मात्रा वायु के द्रव्यमान, तापांतर, प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर यानी कि डेल्टा टी तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा Q = m × s × डेल्टा टी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 124, ये हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ किसे कहते हैं? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि कपूर है, नौसादर है, ठीक है, ये इनको जैसे ही आप जलाओगे, कपूर को आप जलाओगे, आप देखोगे तुरंत ये गैस अवस्था में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? तो पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। पदार्थों के इस प्रसार को ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है, याद रखिएगा। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, अतः परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात करो। तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वो 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। ठीक है, आपतन तथा परावर्तन के मान बताओ। तो प्रकाश की किरण अगर समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, अतः आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का ही मान 0 डिग्री होगा। ठीक है, अगर बिल्कुल एकदम अभिलंबवत पड़ रही है, अगर 45 पर पड़ती तो आपतन और परावर्तन कोण इक्वल 45-45 होता, लेकिन वो बिल्कुल लंबवत पड़ रही है तो इसी वजह से 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, परावर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, यानी कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 45 पर अगर गिरेगा तो 45 पर ही आपतन और परावर्तन कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है? तो 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 132 है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति कौन कौन सुन सकते हैं? तो कुत्ता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, किसी खाली पड़े कमरे में आवाज करने पर उसकी गूंज सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? तो किसी खाली बड़े कमरे में आवाज करने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। इस प्रकार ध्वनि के बार बार परावर्तन होने से गूंज सुनाई देती है। जैसे कोई खाली कमरा है तो हम सभी ने ये बोल करके देखा ही होगा बचपन में, तो इसे ही हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? लिखिए, 2016 के एग्जाम में सभी प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को मिला करके बनती है। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136 है, सिराएं क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो नासिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान सिराएं पर ले जाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्रतिवर्ती क्रिया का 2 उदाहरण लिखिए। तो बंदूक से गोली चलना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया के क्या है? एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 138 है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? लिखिए। तो यह कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है, इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 139 है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए। तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए CO2 प्लस H2O मिलकर के यहाँ पर देखिए C6H12O6 और O2 यानी कि ऑक्सीजन बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 140 है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सभी के घरों में जो सिलेंडर है वो होता ही है। तो सिलेंडर यानी कि इसमें क्या होता है? LPG गैस होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है का रिसाव। जब इसका पता लगाने के लिए उसमें हम गंध वाला पदार्थ डालते हैं जिसे हम एथिल मरकैप्टन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप देखते हो अगर गैस खुला रह गया है तो महकने लगता है। तो क्यों महकता है? इसी एथिल मरकैप्टन की वजह से। C2H5SH इसका रासायनिक फॉर्मूला है। इसी को मिला दिया जाता है ताकि गैस के रिसाव का पता लगाया जा सके कि गैस निकल रही है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा। एलपीजी मुख्यतः आइसोब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है जो कि गंधहीन होती है। क्वेश्चन नंबर 141 है, क्रांति कोड से आप क्या समझते हैं? लिखिए। 2017 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है। चूंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। ठीक है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को ही क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है। कांच से वायु में जब जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जो आर की वैल्यू है वो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, और इसे ही हम क्या कहेंगे? क्रांति कोण कहेंगे। क्योंकि कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यहाँ पे देखिए बताया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब हम जाते हैं तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो एकल बंध से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेथेन CH4 एकल बंध से जुड़ा हुआ है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कि C2H2 आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक के नाम लिखिए। तो कैंथेरेलस और मशरूम, मशरूम को हम लोग खाते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, वर्ण विक्षेपण क्या है? लिखिए। सूर्य का प्रकाश अथवा किसी स्रोत या श्वेत प्रकाश 7 रंगों यानी कि बैंगनी, आपको पता है विबग्योर में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित होता है विबग्योर। जैसे किसी प्रकाश को प्रिज्म से जब हम निकालते हैं प्रिज्म से, तो वो 7 रंगों में बटा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसे पास्कल कहते हैं। P = F/A मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में। तो F की वैल्यू न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 146 है, कोल गैस क्या होती है? यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथिलीन और एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं, रेल की 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? अब ध्यान से देखिएगा, ये रेल की पटरियां हैं। अब ये लोहे के, यहाँ पर ये लोहे की पटरी बनी होती है, आप सभी ने देखा है। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप यहाँ पर छोड़ दिया जाता है जब उनको ज्वाइंट करते हैं, ताकि जब गर्मी आए तो ये फैलने का इनको मौका मिले। अगर ये हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये गर्मी में अगर ये फैलने की जगह नहीं पाएंगी तो ये ऐंठ जाएंगी, तो इससे दुर्घटना होने का खतरा होगा। तो रेल की 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है कि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है, लोहा पिघलता है, हम सभी को पता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी में फैलने का मौका मिल जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन उस वस्तु के कंपन का आयाम कहलाता है। जैसे आप सभी के घरों में अगर पेंडुलम वाला घड़ी होगा तो आप देखिए एक जो सबसे ऊपर पीक वाली अवस्था होती है जहां पर जा करके फिर नीचे आता है, यही होता है आयाम। ठीक है। इसे ए अक्षर से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, चंद्र ग्रहण को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 150 है, सूर्य ग्रहण क्या है इसको बताइए। ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों को ही समझते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है। तब चंद्रमा की प्रच्छाया पृथ्वी पर बनती है और पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता है
और अंधेरा हो जाता है और इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये सूरज आप देखिए बना हुआ है और ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जहां पर हम रह रहे हैं, रोज हम सूरज का प्रकाश देखते हैं। अगर हमारे सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो देखिए चंद्रमा की जो छाया है इतने एरिया पर, ये देखिए बना हुआ है तीर, इतने एरिया पर अगर सूर्य का प्रकाश हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया। अब जैसे अगर यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा, बीच में यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, अगर बीच में यहाँ पर हम खड़े हैं तो हमारी छाया बनेगी ना बगल में। तो यही होता है, चंद्रमा जब यहाँ बीच में पड़ गया तो इसकी छाया जहां जहां पृथ्वी पर पड़ेगी वहां से सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा और इसी घटना को हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। और इसके बाद अब चंद्र ग्रहण क्या होता है? जहां पर पृथ्वी है वहां पर चंद्रमा आ जाएगा, जहां चंद्रमा है वहां पर पृथ्वी आ जाएगा। बस सेम यही स्थिति होती है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि हमारी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा से सूर्य दिखाई नहीं देता है और इसीलिए इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है और इसीलिए चंद्र ग्रहण की घटना होती है, जो कि पूर्णिमा के दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 151 है, प्रकुंचन दाब क्या है? हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त दाब या बीपी कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्रकुंचन दाब, यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है जब हृदय संकुचित होता है, और शिथिलन दाब जब रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 152 है, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुनता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को ही हम केवल सुन सकते हैं और 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड के होता है। क्वेश्चन नंबर 153 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया है, 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया ये। क्वेश्चन नंबर 154 है, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं जो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, आदर्श रक्तचाप या बीपी कितना होता है और इसके मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो इसके मापक यंत्र का नाम है स्पैग्नोमैनोमीटर या स्पैग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का दाब बीपी 120/80 यानी कि जो प्रकुंचन है और जो संकुचन है उसके बीच में, यहाँ पर देखिए 120 और 80 के बीच में होना चाहिए। प्रकुंचन दाब 120 पारे के बराबर तथा शिथिलन दाब 80 दर्शाता है, ठीक है। इसी के बीच में बीपी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 156 है, मनुष्य की श्रवण क्षमता की आवृत्ति कितनी है? तो अभी आपने देखा है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 157 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 158 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? 2019 में पूछा हुआ है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राकृतिक रूप से 0.3% से 0.4% में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है लेकिन इन्हें वापस भी नहीं जाने देती है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जो कि हो रहा है, आप देख ही रहे हो। जीवधारियों को सांस लेने में परेशानी होगी। पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघलेगी, जिससे समुद्र का जल स्तर और बढ़ेगा और जो समुद्र के किनारे के आसपास जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, वहां पर उनके पानी में डूबने का खतरा बढ़ेगा, ठीक है। समुद्र के किनारे वाले शहर डूबने का यहाँ पर देखिए खतरा बढ़ जाएगा, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 159 है, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ वृक्ष का वह हिस्सा है जो जमीन के नीचे रहता है और इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। यद्यपि बरगद जैसे पेड़ों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, ये भी देखिए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें एक सिरे पर बल, दूसरे पर भार तथा बीच में आलंब होता है। क्वेश्चन नंबर 161, पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन बहुलक के उपयोगों में प्लास्टिक के थैले बनाने में, प्लास्टिक की फिल्म बनाने में, जो जी ओम्ब्रेन बनाने में, प्लास्टिक बोतल और अन्य पात्र बनाने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 162 है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं? तो दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 163 है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है? तो देखिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन है मरुस्थल के लिए? ऊंट है। इसे प्यास बहुत कम लगती है और इसके पैर गद्देदार होते हैं जो मरुस्थल की रेत में आसानी से चल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपरूप का नाम बताएं तथा उसकी संरचना समझाइए। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपरूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना का होता है। क्वेश्चन नंबर 165 है, शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव होता है? तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? वायुमंडल पर ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी है वो वायु से घिरी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ओजोन परत, ओजोन लेयर पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर ओजोन की रक्षात्मक परत होती है जो घातक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और इसके क्षतिग्रस्त होने से हमारा स्वास्थ्य तथा भोजन दोनों प्रभावित होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 पे आते हैं, थर्मामीटर बनाने में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? इसमें ऊष्मा के कारण प्रसार एक समान होता है अथवा अधिक होता है। यह ऊष्मा का अच्छा चालक भी होता है। ये एक आकार अदर्शी पदार्थ भी होता है। कांच की जो नली है ये उसके साथ भी नहीं चिपकता है। ये तापमापी में पारे का उपयोग, तापमापी में आप देखिए पारे का ही उपयोग होता है जो थर्मामीटर होता है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से भिगोई जाती है तो इसके भार में जो आभासी कमी होती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 169 है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ ये सब दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि सभी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, और इसीलिए इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है सब का सब। क्वेश्चन नंबर 171 है, कैरायल क्या होता है? इसका उपयोग लिखिए। तो भुनी हुई शक्कर होती है। इसका उपयोग वस्तु को कलर करने में, कैंडी बनाने में, टॉफी बनाने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो हैं वायुमंडलीय परावर्तन के कारण टिमटिमाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही ये प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है उस पर पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश होता है वो निरंतर अपवर्तित होता रहता है, जिसके कारण तारे चमकते या टिमटिमाते दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोधन का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो सिनेमा हॉल में अवशोषण का प्रयोग हॉल में आ रही आवाज को अवशोषित करने के लिए होता है। सिनेमा हॉल के अंदर दीवारों में छिद्र होते हैं जो आवाज को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं, प्रतिध्वनि या गूंज में क्या अंतर है? तो प्रतिध्वनि पहाड़ों, गहरे कुओं, बड़ी इमारतों में ध्वनि उत्पन्न करने पर ध्वनि तरंगे पहाड़ों की सतह या गहरे कुओं के पानी के तल और बड़ी इमारतों की छत से टकराकर परावर्तित होते हैं, जो ध्वनि मूल ध्वनियों से थोड़ी देर बाद सुनाई। अगर आपने कुएं में बोल के देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रतिध्वनि क्या होती है। गूंज, एक बहुत बड़े कमरे या गुंबद में जब बोलते हैं तो ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, इसे ही गूंज कहते हैं। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। बस यही डिफरेंस होता है प्रतिध्वनि और ध्वनि में। प्रतिध्वनि सिर्फ एक बार आपको और सुनाई देगी, लेकिन गूंज आपको बार बार सुनाई देगी एक बार बोलने के बाद। तो ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था। इस तरीके से आपके सारे के सारे जो प्रश्न थे अति लघुत्तरी आपके पवन सीरीज के वो खत्म होते हैं दोस्तों। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए मेरे खुद से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के टेस्ट, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स,
सारे विषयों के रजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए और चैनल से बने रहिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप क्लासेस को देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। जय हिंद दोस्तों।